बस्तीपुर गांव में 10 साल की दिव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या की मां को बेटा चाहिए था, लेकिन उनकी पहली ही संतान एक लड़की पैदा हुई और वो थी दिव्या। बेटे की चाहत में दिव्या की मां बहुत पूजा पाठ और व्रत करती और मंदिरों में मन्नतें मांगा करती थी। 10 साल के बाद दिव्या की मां एक बार फिर से गर्भवती हुई। भगवान ने हमारी सुन ली, मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। बस इस बार लड़का ही पैदा हो। नीलम, बेटा या बेटी पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता है। औलाद तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। वो जो भी दे हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं, मुझे तो इस बार बेटा ही चाहिए। बेटा हमारा वंश चलाएगा। बेटी तो एक दिन ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। नीलम की ये सारी बातें दिव्या सुन रही थी। माँ, मुझे ब्याह नहीं करना है। माँ, ब्याह नहीं करेगी तो जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग दलेगी क्या? जाकर घर का काम कर। नीलम दिव्या को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। नीलम, तुम दिव्या से कैसी बातें कर रही हो? ठीक है तो कह रही हूँ, आप इसे ज्यादा सर ना चढ़ाओ। दिन बीतते गए और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब नीलम को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटी होती तो न जाने नीलम क्या करती। आखिर मैं बेटे की माँ बन ही गई। जरा मुंह तो दिखाओ मेरे लाल का, इसे मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। बेटे के जन्म के बाद दिव्या के प्रति नीलम का रवैया दिन पर दिन बेहद खराब होता जा रहा था। घर का काम काज सीख, इतनी बड़ी हो गई है, ना जाने कब कुछ काम करना सीखेगी। दूसरे घर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। नीलम दिव्या से घर का सारा काम करवाती और बेटे राहुल को सीने से लगा कर रख। मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेरे बेटे को नजर मत लगा। माँ, ये मेरा छोटा भाई है, मैं भी इसके साथ खेलूंगी। माँ, दिव्या अपने भाई को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नीलम उसका हाथ झटक देती है। खबरदार, मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना, मनहूस कहीं की। ना जाने मेरे बेटे के साथ क्या करेगी तू। समय का चक्र चल रहा था और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। वो दिन भी आ गया जब राहुल पूरे 1 साल का हो गया। राहुल का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। पूरे घर को फूलों से सजा दो, आज मेरे घर में बहुत बड़ा जश्न है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कुछ महीने के बाद दिव्या का जन्मदिन भी आ गया। माँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन भी मनाओगी ना माँ? कोई जन्मदिन नहीं मनेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन माँ, राहुल का बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया था। राहुल ने बहुत बड़ा केक भी काटा था। मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया जाता है। माँ, मेरे बर्थडे के लिए भी केक लेकर आओ ना माँ, मैं भी केक काटूंगी। एक बार बोल दिया ना, नहीं मनेगा तेरा जन्मदिन। नीलम की बात सुनकर दिव्या रोती हुई ब्रजेश के पास जाती है। पापा, मेरा बर्थडे भी मनाओ ना पापा, मेरे लिए भी केक लाओ ना पापा। मुझे भी अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पर घर बुलाना है, उन्हें पार्टी देनी है। तभी नीलम वहां जाती है। क्या कहा? दोस्तों को पार्टी देनी है? तुझे पता भी है कि तेरी शादी में हमारे कितने पैसे खर्च होंगे? अभी तेरी बर्थडे पार्टी में सब लुटा देंगे तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगे? हाँ नीलम, ये तुम दिव्या से कैसी बातें कर रही हो? अभी ये बच्ची है। बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पर केक लेकर आऊंगा। बेचारी दिव्या को अपने पापा से ही थोड़ा बहुत प्यार मिल जाया करता था। ब्रजेश एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो दिव्या को सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन जब राहुल के पढ़ने की बारी आई, हम अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। नीलम, तुम्हें पता है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल का खर्चा कितना ज्यादा होता है? मेरी सैलरी इतनी नहीं है। एक ही तो बेटा है हमारा, उसे अच्छी जगह से पढ़ाएंगे तो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटे का एडमिशन तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही होगा। हम दिव्या की पढ़ाई बंद करवा देंगे, जो पैसे बचेंगे वो राहुल की पढ़ाई में काम आएंगे। समझ में नहीं आता कि तुम कैसी माँ हो। आज के जमाने में बेटे के साथ साथ बेटियों का भी पढ़ना जरूरी है। पता नहीं बेटा बेटी में फर्क करना कब बंद करोगी। कान खोलकर सुन लो, दिव्या की पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन पत्नी की जिद से हार कर ब्रजेश को बेटे राहुल का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना पड़ा। दोनों बच्चे पढ़ लिख रहे थे। दिव्या राहुल से ज्यादा समझदार और होनहार थी। धीरे धीरे उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। दिव्या डॉक्टर बनना चाहती। पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। क्या शहर जाएगी? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर दो। हमारी दिव्या होनहार छात्रा है, इसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका तो मिलना ही चाहिए।
ब्रजेश दिव्या को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। दिव्या शहर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। स्कॉलरशिप और ट्यूशन से मिले पैसों से दिव्या अपना खर्च चला लेती थी। वो ब्रजेश से पैसे नहीं लेती थी। वहीं राहुल आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। मॉम, मुझे 1000 रुपए चाहिए, आज दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। 1000 रुपए में कैसी फिल्म देखेगा? अरे मॉम, खाने पीने में भी तो खर्चा होगा ना, तुम्हें तो पता ही है कि सब कुछ कितना महंगा हो गया है। हाँ, ये ले बेटा, जा खूब मस्ती कर। इसी तरह मेरी कमाई अपने लाडले पर लौटाती रहो। कुछ पता भी है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? आप तो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अब थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मस्ती तो करेगा ही, लड़का जो है। लेकिन मौज मस्ती में आगे रहने वाला राहुल पढ़ाई में पीछे रह गया। ये देखो अपने लाडले का रिजल्ट, इस बार भी 10वीं में फेल हो गया है। अपनी जिंदगी में क्या करेगा कुछ सोचा भी है? इस तरह से तो ये हमारा सहारा कभी भी नहीं बन पाएगा। ये तो बेटा है, अगली बार पास हो जाएगा। आप अपनी लाडली से पूछो, शहर में रहकर कौन सा तीर मार लिया इसने। कुछ साल बीत गए। राहुल अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ चुका था और दिव्या एक सर्जन बन गई थी। एक रात राहुल शराब के नशे में घर आया। खट खट खट, नीलम दरवाजा खोलती है। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कितनी देर लगा दी बुढ़िया? राहुल लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। राहुल, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गया तू? तो कौन है बे? नीलम राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये ले बुढ़िया, ये ले। राहुल डंडे से नीलम की पिटाई करने लगता है, जिससे नीलम का सिर फूट जाता है। नीलम के सर से काफी खून बह रहा था। ब्रजेश फौरन नीलम को अस्पताल ले जाता है। इनके सर से काफी खून बह गया है, इन्हें इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। ब्रजेश दिव्या को फोन करता है और दिव्या को सारी बात बताता है। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी गांव के लिए निकलती हूँ। कुछ देर में दिव्या एम्बुलेंस लेकर गांव पहुंचती है और नीलम और ब्रजेश को शहर के अस्पताल ले जाती है और वहां नीलम का इलाज करती है। पापा, माँ को खून की जरूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मैं माँ को अपना खून दूंगी। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे मेरी बच्ची। दिव्या नीलम को 2 बोतल खून देती है। दिव्या का खून नीलम को चढ़ाया जाता है। थोड़ी देर के बाद नीलम को होश आता है। पापा, माँ को कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। अस्पताल में दिव्या अपनी माँ नीलम की बहुत देखभाल करती है। दिव्या का ये रूप देखकर नीलम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने बेटे और बेटी में फर्क किया। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। ऐसा मत कहो माँ, कोई माँ अपनी बेटी से माफी मांगती है भला। मुझे तो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। नीलम दिव्या को गले से लगा लेती है। कुछ दिन के बाद दिव्या, नीलम और ब्रजेश तीनों गांव आते हैं। राहुल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। माँ, राहुल को माफ कर दो। इसे पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ठीक है, अब तू ही इसे संभाल। दिव्या अपने छोटे भाई राहुल को अपने साथ शहर ले आती है और उसे खूब पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती है। राहुल अब मन लगाकर पढ़ने लगा था। देख लिया, बेटे और बेटी में कौन बेहतर है? नीलम, बेटा और बेटी में कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। बस दोनों को बराबर प्यार और संस्कार देने की जरूरत होती है और अच्छी परवरिश दो तो बेटी कभी भी बेटे से कम नहीं होती।